आप सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों का देवप्रयागम आईएएस के इस स्पेशल कमांड बैच में स्वागत है। मित्रों, ये कमांड बैच आपके कमांड के लिए लाया गया है, जो 3 तारीख से 3 जुलाई से ये रेगुलर आपके लिए हो जाएगा। लेकिन इस बैच की थीम क्या होगी, ये कंटिन्यू हम आपको इस स्पेशल क्लासेज के माध्यम से, जो कि डेमो क्लासेज इसके माध्यम से आपको हम बता रहे हैं, और कैसे लेकर के चलेंगे इन सभी पर हम चर्चा करते हैं। मित्रों, ये क्लास आपको यूपी आरओ क्योंकि यूपी आरओ की परीक्षा मान करके चलिए, अगर ये नवंबर दिसंबर तक होती है, नवंबर तक मान करके चलिए, तो आपके पास जो ये करंट अफेयर्स होगा, ये करंट अफेयर्स आपका मई से लेकर के और अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है, अगर ये यूपी पीसीएस 2024 के लिए आप लेकर के चलेंगे तो ये मई 2023 से लेकर के और अप्रैल 2024 तक होगा। आप यूपीएससी के लिए लेकर के चल रहे हैं तो यूपीएससी के लिए भी ये आपके मई से लेकर के और अप्रैल 2024 तक होगा। तो इस क्लास में हम जहां आपको घटना चक्र, प्रतियोगिता दर्पण के माध्यम से, क्रॉनिकल समसामयिक के माध्यम से, और भी जो मैगजीन हो सकती हैं जितने भी आपके, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, जो भी न्यूज़पेपर आपके हैं, चाहे द हिंदू है, जनसत्ता है, इनके एडिटोरियल पेज के माध्यम से जो भी उस महीने की अधिकतम करंट अफेयर्स हो सकती है वो भी इसमें हम शामिल करते रहेंगे। लेकिन जो बेस हमारा होगा वो प्रतियोगिता दर्पण होगा और समसामयिकी क्रॉनिकल होगी। साथ ही साथ हम विजन आईएएस और भी जो मैगजीन है उनको भी ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, लेकिन ये बिल्कुल ही स्पेसिफिक और सुपर कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हम करंट अफेयर्स को लेकर के चलेंगे, साथ ही साथ हम स्टैटिक सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे, जिसमें हम सबसे पहले संविधान की शुरुआत कर रहे हैं। संविधान लेकर के चलेंगे, अर्थात संविधान के फर्स्ट यूनिट से लेकर के, शुरुआत से लेकर के और आखिरी तक उसको पूरा किया जाएगा, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लासेज में, पिछले डेमो में हमने आपको बता दिया है। इसका पूरा सिलेबस जानने के लिए आप यूट्यूब के हमारे सेक्शन में ही जाकर के देख सकते हैं, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं। आप इस क्लास की हमारी शुरुआत कीजिए हमारे साथ, और आप देखेंगे कि आपका डेली आप अपना मूल्यांकन करते रहिए। जब आप क्लास को देखिएगा, इस क्लास के बाद आप अपना मूल्यांकन करते रहिएगा, एवोल्यूशन करते रहेगा कि आप कितने ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये ग्रोथ आप अनुकूल है तो फिर आप हमारे साथ कंटिन्यू हो जाइएगा। अगर आपको लगता है कि इससे नुकसान हो रहा है तो आप बाहर हो जाइएगा। लेकिन मैं तो गारंटी देता हूं कभी आपका नुकसान नहीं होगा, आपको इससे लाभ ही लाभ होगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल पर, DPIS यूट्यूब चैनल पर ये आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लास रहेगी, जिसमें मैक्सिमम क्लासेज रहेंगी। लेकिन आपको संपूर्ण क्लास के लिए हमारे ऐप DPI देवप्रयागम आईएएस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां आपको हम सारी PDF देते रहेंगे और इसका एक कंटिन्यू क्लासेज आपको वहां पर मिलती रहेगी, जिसको आप दोबारा रिवीजन में भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको मिलता रहेगा, आप दोनों का लाभ उठाएं, आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी और आप हमारे जो है ऐप के माध्यम से, दोनों के माध्यम से आप इसका लाभ उठाएं। आइए देखते हैं, आज हम इसकी पहली क्लास आपको बता रहे हैं, इसकी डेमो क्लास लेकर के चल रहे हैं। देखिए कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि प्रतियोगिता दर्पण को हमने भी उठाया है। प्रतियोगिता दर्पण में हम मई महीने से इसको लेकर के चल रहे हैं। मई महीने की ये समसामयिकी होगी, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगी। हमने आपको बताया कि अगर आप समीक्षा अधिकारी के लिए अपने आप को कमांडिंग लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमांड कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि पूरी करंट अफेयर्स पर आपकी कमांडिंग हो जाएगी। इसके अलावा यूपी पीसीएस और यूपीएससी, साथ ही साथ अभी आपका राजस्थान का भी आ गया है। आप RAS, आप बीपीएससी, आप और भी जो एग्जाम है उनको भी आप बेसिक यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि जो मदर स्टेट की भी परीक्षाएं हैं उनको भी ध्यान में रख करके इसको लेकर के चलूंगा। हालांकि मेन टारगेट हमारा होगा यूपी पीसीएस होगा, यूपीएससी होगा और आपका यूपी आरओ होगा, लेकिन आप सभी को लेकर के चलिए। आते हैं, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि मैं राष्ट्रीय घटना चक्र को लेकर के चलूंगा। जो राष्ट्रीय घटना चक्र होगा, आज देखिए इस मई महीने में, मतलब ये जुलाई की प्रतियोगिता दर्पण है, ये प्रतियोगिता दर्पण आपकी जुलाई महीने की है। प्रतियोगिता दर्पण आपकी जुलाई महीने की है और इसमें हम मई का घटनाक्रम इसमें है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको कंटिन्यू करना है और आपको अपने करंट अफेयर सहित सभी कक्षाओं में लग जाना, तो अब आपको यहीं से, मई महीने से ही आपको लेकर के चलना होगा। ठीक है,
देखिए मई महीने में अगर हम राष्ट्रीय घटना चक्र की बात करें तो इसमें कुल 12 टॉपिक हैं। पहला है सिविल सेवा परीक्षा 2022 का परिणाम। तो सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम को आप प्री के जान से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे इसका मेंस में कहां पर उपयोग करेंगे। इसके बाद फिर आपका कर्नाटक चुनाव परिणाम 2023, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल, मिग-21 उड़ान पर रोक, वायुसेना विरासत स्थल, स्कॉर्पियन पनडुब्बी श्रृंखला, नौसेना ब्रह्मोस परीक्षण, रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण, बिहार में जातीय जनगणना पर रोक हाईकोर्ट का निर्णय, मणिपुर हिंसा, भारत का सुपर कंप्यूटर एरावत, नया संसद भवन लोकार्पण। ये इतने करंट अफेयर से मई महीने के इस मैगजीन में हैं, प्रतियोगिता दर्पण में है। तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। मित्रों आप देखिए सबसे पहला टॉपिक आपका आता है सिविल सेवा परीक्षा 2022 का परिणाम। अभी आपके प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा। मान लिया कभी कोई पूछ लिया जाता है, वैसे पूछा नहीं गया, अब तक ऐसा कोई एग्जाम में पूछा नहीं गया है। लेकिन आप इसको मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जब आप इसको अच्छा यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि पहली बार क्या हुआ है कि सिविल सेवा परीक्षा में पहले 25 में से 14 स्थानों पर महिलाएं रही हैं। यहाँ तक कि जो पहले 4 अंडर 5 की अगर आप बात करें तो अंडर 5 में 4 लड़कियां हैं जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया है, अंतिम परिणाम प्राप्त किया है। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो जब आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हो जहां महिला सशक्तिकरण आता है, तो महिला सशक्तिकरण का जब महिलाओं का प्रशासनिक रूप से सशक्तिकरण आप देखोगे, इस पॉइंट को आप वहां से मेंस में डाल सकते हो या एसए में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट, ये आपके प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकता, मतलब यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ के फैक्ट्स को आप डाल सकते हैं, कहाँ पर इसको डाल सकते हैं, जब आप महिला सशक्तिकरण पढ़ेंगे तो आप जानते हैं महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण है, आर्थिक सशक्तिकरण है, राजनीतिक सशक्तिकरण, प्रशासनिक सशक्तिकरण, विधिक सशक्तिकरण है। तो महिलाओं के जब प्रशासनिक सशक्तिकरण की बात आप लिखेंगे अपने एस्से में, तो आप वहां पर डालेंगे कि यूपीएससी 2022 के अंतिम परिणाम में महिलाओं का दबदबा रहा है, जहां पर महिलाएं इतने रूप में जो है चयनित हुई हैं, और महिलाओं प्रथम 4 स्थानों पर महिलाओं का चयन हुआ है। कुल महिलाओं का चयन कितना हुआ है? 34% हुआ है, मतलब 34% महिलाएं यूपीएससी 2022 के परिणाम में, अंतिम परिणाम में चयनित हुए हैं। इनकी संख्या कुल है 320 है, कुल 320 महिलाएं चयनित हुई हैं। ठीक है, और हिंदी माध्यम से कुल चयन हुआ है 54 हुआ है, 54 लोग हिंदी माध्यम से चयनित हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें तो लगभग मान करके चलिए कि प्रशासनिक सशक्तिकरण के संदर्भ में आप इस आंसर को वहां से जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से ऐसा कोई प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि इससे पहले नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप मेंस में शामिल कर सकते हैं। मेंस की जब आंसर राइटिंग करें तो आप यहाँ से केस स्टडी लेकर के साइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आप मेंस में 4th पेपर में भी अगर आप केस स्टडी दिखाना तो वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका वहां से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक है आपका कर्नाटक में चुनाव उपरांत कांग्रेस की सत्ता में वापसी। ठीक है, दूसरा आपका शुरू होता है। ठीक है मित्रों, तो ये रहा आपका पहला टॉपिक रहा। दूसरे पर आते हैं, कर्नाटक में चुनाव उपरांत कांग्रेस की सत्ता में वापसी, सिद्धारमैया दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अब यहाँ से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, इसमें कोई ऐसा मेंस का कोई जो है प्रश्न और आंसर यहाँ से नहीं बनता। प्रीलिम्स में यहाँ से कुछ आंसर बनेंगे, कुछ क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई 2023 को एक ही चरण में एग्जाम कराया गया। अगर आप देखें तो एक ही चरण में चुनाव करवाया गया, और हर 5 वर्ष बाद सरकार बदलने की 1985 से चली आ रही परंपरा को जनता ने पुनः कायम रखा है। 1 जुलाई 2019 से सत्तारूढ़ भाजपा की सत्ता से बाहर कर कांग्रेस की एक बार फिर से सत्ता में वापसी हुई है। 75 वर्षीय सिद्धारमैया एक बार पुनः इस राज्य के मुख्यमंत्री 19 मई 2023 से 23 को बने हैं। वह दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। इससे पूर्व वह मई 2013 से मई 2018 तक 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से आते हैं, बताते हैं
राज्य विधानसभा के 10 मई 2023 को संपन्न हुए चुनावों में मतगणना 13 मई को कराई गई थी। सदन की 224 सीटों में से 135 सीटों पर कांग्रेस का बहुमत रहा, जबकि 66 सीटों पर के साथ भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना स्थान बनाई। अब देखिए यहां से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। चुनाव संपन्न हुआ 10 मई 2023 को, एक ही चरण में संपन्न हुआ। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अगर प्रश्न बनता है कर्नाटक विधानसभा के चुनाव 2023 पर विचार कीजिए। नंबर 1, एक ही चरण में मतदान संपन्न कराया गया। नंबर 2, कुल 224 सीटों पर एक ही साथ मतदान संपन्न हुआ। नंबर 3, कांग्रेस को 135 सीटें और 42.9% मत प्राप्त हुए। भाजपा को 66 सीटें और 36% मत प्राप्त हुए। जनता दल को 19 और 13% मत प्राप्त हुए। ये हो गया। ठीक है, मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बने, जबकि उप मुख्यमंत्री श्री शिव कुमार को बनाया गया और 8 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। अब यहाँ से 4 पॉइंट बन गए। अब आप कह सकते हैं केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, उपयुक्त सभी सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त सभी सही है। इस तरीके से प्रश्न बन गया यहाँ पर। दूसरा प्रश्न यहाँ से बन रहा है, देखिए 19 दलों के जो नेता थे, जो मुख्य विपक्षी दल हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है, एंटी भाजपा के 19 राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस बैठक में और इस अधिवेशन में कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में 19 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये भी एक प्रश्न बन सकता है। हालांकि यह प्रश्न यहाँ पर नहीं बनेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर क्या बन सकता है कि मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में निम्नलिखित में से क्या निर्णय लिए गए, ये बन सकता है। पहला है 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने का निर्णय लिया गया। दूसरा है परिवार की पहली महिला मुखिया को 2000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की घोषणा की गई। 2 बातें हैं। तीसरा है बीपीएल परिवारों को 10 किलो मुफ्त चावल दिए जाने की घोषणा की गई। चौथा है बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपये और महिलाओं को रोडवेज में फ्री यात्रा करने की सुविधा दी गई। तो जब कांग्रेस की ये सरकार बन गई, मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होती है, तो पहली बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जो वहां पर चुनावी वादा किया था, उस चुनावी वादों के आधार पर 5 प्रकार की घोषणाएं की। 5 प्रकार की घोषणाओं के संबंध में मैंने जो अभी आपको पढ़ा, उसमें कह सकते हैं केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, तो हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फिर एक बार आपको बता दें, मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में क्या निर्णय लिया गया? 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने का निर्णय लिया गया। अब देखिए, इसको आप कोरिलेट करिए, इंटरकनेक्टेड कीजिए। किन किन राज्यों में 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है? तो भारत के 3 ऐसे राज्य हैं, पंजाब है, दिल्ली है और कर्नाटक हो गया। तो आप शासित 2 राज्य हैं जहां पर 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। इसी प्रकार से कर्नाटक में भी 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। तो 3 राज्य हो गए देश भर में जहां पर 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। परिवार की पहली महिला मुखिया को 2000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। यह केवल कर्नाटक ही है और किसी भी राज्य में नहीं है। बीपीएल परिवारों को 10 किलो मुफ्त चावल दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी केवल यहीं पर है, बाकी सबको खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत मिलता है। ये खाद्य सुरक्षा कानून के अतिरिक्त होगा। बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपये। किसी राज्य में बेरोजगारी भत्ता कहाँ कहाँ दिया जा रहा है? 2 राज्य हैं जहां पर बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, दोनों कांग्रेस के राज्य हैं। एक तो आपका है कर्नाटक और दूसरा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, राजस्थान में भी दिए जाने की बात कही गई है, लेकिन 2 राज्यों में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। स्नातक जो बेरोजगार हैं उनको 2000 रुपये, उनको 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह दिया जा रहा है। तो ये भी महत्वपूर्ण निर्णय है। इसको आपको रिलेट कर दीजिए कितने राज्यों में दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है
एक मल्टी डायमेंशन में प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब आपको अभी से इस पर ध्यान देना होगा। महिलाओं की रोडवेज में फ्री यात्रा, महिलाओं की रोडवेज में फ्री यात्रा, सरकारी बसों में फ्री यात्रा करने वाला कर्नाटक दूसरा राज्य है। तो पहला कौन सा है? दिल्ली है। पहला है दिल्ली, जहां पर महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा दी जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया कर्नाटक चुनाव हो गया, ये हमने उसका पूरा डिटेल आपको बता दिया। ठीक है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव। अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देखिए सीटों की संख्या का आधार पर था। कांग्रेस को 135 सीटें मिली हैं, भाजपा को 66 सीटें मिली हैं, जनता दल को 19 सीटें मिली हैं, शेष को मिलाकर के 4 सीटें मिली हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपका हो गया कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हो गया। अब आते हैं तीसरा है आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल। कानून मंत्री रहे रिज्जू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार दे दिया गया है। ठीक है, देखिए अब यहां से ये प्रश्न है, आप जानते हैं कि मंत्रालय में फेरबदल करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री का यह स्वविवेकीय अधिकार होता है। प्रधानमंत्री क्या करते हैं? अपने मंत्रिपरिषद में फेरबदल कर सकते हैं, मंत्रियों को हटवा सकते हैं, हटवाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति ऐसे मंत्री को पद से हटा देगा। ठीक है, इसी प्रकार से मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। कोई भी निर्णय लिया जाता है जो उस मंत्रालय द्वारा उसको क्रियान्वित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसके क्रियान्वयन की भी वो समीक्षा करते रहते हैं। आते हैं देखते हैं, वास्तव में मंत्रिपरिषद में फेरबदल किया जाना आवश्यक भी इसलिए हो गया था क्योंकि किरण रिज्जू साहब जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़े हुए थे और न्यायपालिका से टकराव की स्थितियां पैदा हो गई थी। तो न्यायपालिका से टकराव करके आप विधि मंत्री नहीं रह सकते हैं। तो विधि मंत्री के रूप में रहते हुए इन्होंने कई ऐसे अनाप शनाप बयान दिए थे जिससे कि सुप्रीम कोर्ट से विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। संभवतः यही कारण रहा है कि इनके विभाग में फेरबदल कर दिया गया है। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में इसी बात की कही गई है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि एवं न्याय मंत्री रहे श्री किरण रिज्जू से प्रभार वापस ले लिया है और उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया है। उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। 18 मई 2023 को अचानक ही किए गए इस परिवर्तन के तहत राजस्थान के पूर्व नौकरशाह अर्जुन राम मेघवाल को इस मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। आपको बताते चलें कि विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। इस मंत्रालय में सदैव कैबिनेट मंत्री स्तर के ही मंत्री होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि विधि एवं न्याय मंत्रालय को कैबिनेट मंत्री की जगह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को दे दिया गया है। ठीक है, तो जो कैबिनेट मंत्री किरण रिज्जू के हवाले था ये मंत्रालय, अब उनसे लेकर के उनको दे दिया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया है और इस मंत्रालय पर स्थापित कर दिया गया है किसको? राजस्थान के पूर्व नौकरशाह रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल को स्वतंत्र राज्य मंत्री बना दिया गया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना करके उनको दे दिया गया, अर्थात विधि और न्याय मंत्रालय का कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। ठीक है, एसपी सिंह बघेल विधि एवं न्याय मंत्री में अभी तक राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, तो एसपी सिंह बघेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर इन परिवर्तनों को मंजूरी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने तुरंत प्रदान कर दिया है। ये पहला ही अवसर है जब विधि और न्याय मंत्रालय का प्रभाव किसी राज्य मंत्री को सौंपा गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, इसे सीनियर मंत्री ही डील करते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये रहा, बहुत महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग लेकर के चलेंगे और पूरे घटनाक्रम की एनालिसिस करेंगे, उसको हम कोरिलेट करते रहेंगे, सारे टॉपिक से कोरिलेट करते रहेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये अपने आप में क्या होगा, सबसे सुपर रहेगा। आपको मैगजीन पढ़ने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप एक बार चाहोगे मैगजीन देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को जरूर खरीद लीजिए और खरीद लेंगे तो इसके साथ आप अध्ययन करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, वैसे ही आपका पूरा अध्ययन होता चलेगा। ठीक है, आप मैगजीन के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला है MiG-21 दुर्घटना के बाद जांच पूरी होने तक इन विमानों की उड़ानों पर वायुसेना ने रोक लगा दी है। आप जानते हैं कि MiG-21 हमारे 6 दशक, ठीक है, 6ठे दशक के विमान हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं। तब से लेकर के अब तक हमारी पूरी जो हो रही है टेक्नोलॉजी रही है, बहुत कुछ परिवर्तन आया है। अब हम MiG-21 के ऊपर चल रहे हैं और इसमें हम सुखोई और किस किस दौर से गुजर रहे हैं
तो MiG-21 क्या हो गया, एक तरीके से किलर जो है विमान हो गया है। आए दिन सी घटनाएं होती रहती हैं और हमारे जो पायलट हैं और हमारे जो यात्री हैं वो अपना प्राण गंवाते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है कि MiG-21 की उड़ानों को रोक दिया गया है, कम से कम लोगों की जान तो बचेगी। क्या हुआ है, क्यों ऐसा किया गया है? भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 विमान 8 मई 2023 को प्रशिक्षण उड़ान के दौरान राजस्थान के हनुमानगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस 2023 में करंट अफेयर्स का एक प्रश्न पूछा गया। वो प्रश्न था कि जब नेपाल में एक विमान दुर्घटना हुई थी, विमान दुर्घटना कहाँ पर हुई, किस स्थल पर हुई, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया था, जो पोखरा था। ठीक है, पोखरा स्थल पर। तो जिस स्थल पर हुई उस स्थल के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, कौन सा विमान था उस विमान के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो मान लिया पूछ लिया जाए, अब यहाँ पर कहाँ पर हुआ, ये हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त होकर के और जाकर के एक रिहायशी इलाके में एक मकान के ऊपर ये गिर जाता है। मकान के ऊपर जैसे ही गिरता है, पायलट तो नीचे उतर आता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने साथ सुरक्षा के उपकरण लिए हुए था और उसके साथ वो क्या करता है, नीचे कूद जाता है। लेकिन अब विमान अनियंत्रित होकर के एक मकान पर गिर पड़ा और उस मकान में 3 महिलाएं थी, उसमें आग लग जाती है। एक घर पर गिरा, वहां पर आग लगी, 3 महिलाएं वहां पर जलकर मर गई। ठीक है, तो इस तरीके से एक बड़ी दुर्घटना इस विमान के कारण हुई, लेकिन पायलट हमारा सुरक्षित रहा। देखिए, सूरतगढ़ से उड़ान भरते ही इसमें कुछ आपातकालीन गड़बड़ी पायलट को दिखी, जिसे दूर करने में वो विफल रहने पर पैराशूट के सहारे पायलट ने छलांग लगा दी, जिसके पश्चात ये विमान एक घर के ऊपर जा गिरा और 3 महिलाओं की मौत हो गई। MiG-21 की यह दुर्घटना था। हाल ही में हुई इन विमानों की अन्य दुर्घटनाओं को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमान के पूरे उस पर रोक लगा दी है और इसकी जांच के लिए जांच टीम बना दी गई है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो आप जानते हैं कि MiG-21 विमान हमारा जो रूस से लिया गया था और 1960 के दशक शामिल किया गया था। ठीक है, अब यहां से कथन कारण के प्रश्न बन सकते हैं। कथन कारण प्रश्न होगा कि MiG-21 विमान अभी हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कथन है, और MiG-21 विमान की उड़ान पर रोक लगा दी गई है, कारण हो गया। तो कथन और कारण से यहां से प्रश्न बन सकता है, आपको ध्यान रखना होगा। अब वायुसेना मुख्यालय द्वारा सुरक्षा कारणों से इस पर रोक लगा दी गई है, ये भी कह सकते हैं आप, क्यों रोक लगा दी गई, सुरक्षा कारणों से रोक लगा दी गई है। ठीक है, MiG-21 विमान श्रृंखला कहाँ की है, रूस की है, रसिया की है। 1960 के दशक से भारत में शामिल रहा है और बड़े बड़े अंजाम दिया है इसने। ठीक है, उड़ान भरा था कहाँ पर, गंगानगर जिला का सूरतगढ़ क्षेत्र था, जहां पर ये जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राय चौधरी हैं। ठीक है, एयर चीफ मार्शल विवेक राय चौधरी हैं। इस घटना के दौरान भारतीय एयरफोर्स के जो एयर मार्शल थे वो थे विवेक राम चौधरी थे। तो मित्रों, ये रहा MiG-21 विमान की उड़ान पर रोक। अगला है वायुसेना विरासत केंद्र। वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ खोला जा रहा है, चंडीगढ़ में खोला जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहाँ खोला गया है, चंडीगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। तो भारतीय वायुसेना के इतिहास व उससे जुड़ी विभिन्न उपलब्धियों को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने के लिए वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ में की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ खोला जा रहा है, चंडीगढ़ में खोला जा रहा है। भारतीय वायुसेना का पहला विरासत स्थल है जहां पर वायुसेना के उपकरणों को, वायुसेना के यादों को उसमें संजोया जाएगा। ठीक है, इसका उद्घाटन एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने किया। पंजाब के राज्यपाल, केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, सांसद किरण खेर सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को किया। वायुसेना से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियों का 3D के माध्यम से प्रदर्शन इसमें किया गया है। पाकिस्तान एवं चीन के साथ हुए युद्धों के दौरान भारतीय वायुसैनिकों की शौर्य गाथाओं को देश के इस पहले वायुसेना विरासत स्थल में प्रदर्शित किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा इन युद्धों में इस्तेमाल किए गए लड़ाकू विमानों के अतिरिक्त
MiG-21 विमान, तेजस विमानों का भी प्रदर्शन इस विरासत केंद्र में किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन एवं भारतीय वायुसेना के संयुक्त सहयोग से 1 वर्ष की कड़ी मेहनत से तैयार किए गए इस विरासत केंद्र को 9 मई 2023 को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। देश के इस पहले वायुसेना विरासत केंद्र को एक सराहनीय प्रयास मानते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये हमारे देश के लिए हमारी वायुसेना के समृद्ध योगदान को उजागर करेगा। आपने देखा, ये वायुसेना विरासत केंद्र, ठीक है। प्रश्न कहां से कैसे बन सकता है? सीधे सीधे प्रश्न बन गया कि वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना की गई है, भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना की गई कहां? चंडीगढ़ में की गई है। 8 मई 2023 को देश का प्रथम वायुसेना विरासत स्थल कहां खोला गया? चंडीगढ़ में खोला गया है। उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। भारतीय वायुसेना की इसमें शौर्य गाथाएं हैं, लड़ाकू विमान प्लस MiG-21 प्लस तेजस आदि विमान इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये प्रश्न आपका यहां से हो गया है। तो मित्रों, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से अभी तो ये हम आपको एक डेमो क्लास के रूप में बता रहे हैं, ऐसे ही क्लासेज आपकी पूरी चलेगी। इसके साथ ही साथ हम संविधान की क्लासेज लेकर के चलेंगे। संविधान की क्लास में हम लेकर चलेंगे आपकी पहली क्लास से लेकर के चलेंगे, और हम बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ संवैधानिक विकास और संवैधानिक विकास से पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे? संवैधानिक विकास से करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास दोनों क्लास से कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी, और आप देखोगे कि इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अगर आप लाभ की दृष्टि से देखना चाहें तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और यूपी आपका टारगेट होगा यूपीएससी 2024, यूपी पीसीएस 2024, साथ ही साथ आपका यूपी आरओ 2023, क्योंकि यूपी आरओ 2023 के अधिकांश प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के और आपके सब्जेक्ट के भी यहाँ से मिल जाएंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं नवंबर दिसंबर तक इसको एक बार में पूरा कर दूं, उसके बाद फिर दूसरे सीजन में लेकर के चलूंगा। अर्थात एक सीजन जो होगा ये आपका होगा दिसंबर तक का होगा, दूसरा सीजन जो होगा वो जनवरी से अप्रैल तक होगा। तो 2 सीजन में इसको पूरा किया जाएगा। मित्रों, आप इस क्लास के साथ जुड़ करके अपने रिवीजन को बहुत तेज कर सकते हैं, आप अपनी आगामी रणनीति बना सकते हैं, आप अपना एक विजन क्लियर कर सकते हैं। जब आप अपने स्टडी को विजन आधारित करेंगे, मिशन आधारित करेंगे, तो ये आपका विजन और मिशन सफल होकर के रहेगा। मेरा भी उद्देश्य है कि आप अपने विजन में, अपने मिशन में आप सफल रहें। ये सफलता आपको आपके मेहनत के परिणाम के फलस्वरूप मिलेगी, इसलिए आपको बिना कोई विलंब किए हुए इस बैच के साथ हमारे जुड़ना चाहिए। अगर आप इस बैच में जुड़ते हैं तो आपको हर तरीके से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और देवप्रयागम IAS जो आपका हमारा ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ आपको पूरा PDF मिलेगा। आपको दिखा दें हम, ये सारे जो प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स हैं, ये पूरे करंट फार्म आपको PDF फार्म में भी आपको मिलते जाएंगे, और ये पूरा नोट्स आपको मिलता जाएगा। इससे आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी, बेहतरीन तरीके से आपका ये पूरा रिवीजन होता चलेगा। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस जुड़े रहिए और जुड़ते रहिए देवप्रयागम के साथ, DPIS के साथ। बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। आपका विजन बड़ा क्लियर है, और हम हर हालत में चाहते हैं कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो, कोई ऐसा कारण न रहे। टारगेट हमारा होगा 100+। GS में आपका 100+ टारगेट होगा यूपी PCS और RO में, और PCS और UPSC में आपका टारगेट होगा 50+ UPSC और यूपी PCS और यूपी RO में 100+ क्वेश्चन करके आएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूं। बस इस गारंटी के साथ आप जुड़िए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, सफलता अपने आप आपको प्राप्त होगी। आप देखते जाइएगा। बस आज की क्लास यहीं तक, और ये क्लास हमारी शीघ्र ही आपको लाइव डेमो मिलेगी, लाइव क्लास मिलनी शुरू होगी।